16 बरस की अवस्था तक तो उन्होंने गाय चराया, दूध निकाला, पहलवानी की, बहुत सौष्ठवपूर्ण शरीर था। नागेश भट्ट को भी अपमानित करते हुए, गला पकड़कर धकियाते हुए सभा से बाहर कर दिया गया। मैं विद्वानों की सबसे अगली पंक्ति में ही बैठूंगा, इसके बगैर मानूंगा नहीं। तो ऐसा करते हुए उन्होंने एक ज्ञान की प्रतिज्ञा ली। आगे चलकर ये भारत की ज्ञान परंपराओं में से 10 ज्ञान परंपराओं में वह शिखर प्राप्त किया, वह अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की, वह अधिकारिता ज्ञान में प्राप्त किया, जिसके रचनाओं के नाम से युग को पहचाने जाना लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राघवेंद्र प्रपन्न आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने YouTube चैनल अपनी पगडंडी पर। एक साम पुरखे के नाम श्रृंखला के तहत आपने पिछले एपिसोड में सुना था कनिष्क और अश्वघोष की कहानी। एक साम पुरखे के नाम श्रृंखला के तहत आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुआ। 16 वर्ष की उम्र तक उसमें कोई विद्या अध्ययन का लक्षण नहीं था। वह 16 वर्ष की उम्र तक गाय चराता था, दूध निकालता था और पहलवानी करता था। लेकिन एक सभा में बैठ जाने की वजह से उसको चंद्राधर न्याय के तहत उसका गला पकड़कर धक्का देते हुए, अपमानजनक शब्दों से छीलते हुए उसे सभा से बाहर धकिया दिया गया। यही शख्स आगे चलकर भारतीय ज्ञान परंपरा की 10-10 परंपराओं में वो शिखर प्राप्त किया, वो अधिकारिता प्राप्त की, जिसके वजह से उस युग का नाम पड़ गया। उनकी रचनाओं के नाम से उस युग को पहचाने जाना लगा। जानते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्मे हुए इस शख्सियत का नाम क्या है? इस शख्सियत का नाम है नागेश भट्ट। लोग उसे वैयाकरणिक नागेश भट्ट के रूप में भी पहचानते हैं। आइए हम उनके जीवन के संबंध में बहुत रोचक घटनाओं को सुनते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी बच्चे के माँ बाप हैं, दादी नानी हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, मामा मामी हैं या बच्चों के दोस्त हैं, तो आप इस फिनोमिना के शिकार हुए होंगे या इस फिनोमिना के बारे में जानते होंगे, इस परिघटना के बारे में। और वो ये है कि स्कूल अमूमन क्या करता है कि अपना रिजल्ट प्रदर्शित करने के लिए, अपना रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए वह कुछ होशियार समझे जाने वाले बच्चों का एक ग्रुप बना लेता है और सारा संसाधन, सारी ऊर्जा, सारा मेहनत और सारी अपनी एक्सपर्टेसी उन चुने हुए बच्चों को पर केंद्रित करता है, ताकि यह दिखा सके कि 100 में से 100 लाने वाले बच्चे उनके स्कूल से कितने हैं। यह फिनोमिना, इस मानसिकता को बनाने में हमारी संस्कृति की बहुत सारी चीजें भी शामिल हैं। और वो संस्कृति की चीजें क्या हैं, आप कहावत भी देख लीजिए। और कहावत क्या है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यानी कि जो जीवन में चरम हासिल करता है, जीवन में कोई विशेष हासिल करता है, उसके लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। यानी कि उनका बचपन विलक्षण होता है। यह विलक्षणता का जो आग्रह है, या उसको आप ज्यादा सटीक शब्द कहें तो पूर्वाग्रह है, कि वही बच्चे जिंदगी में ज्यादा अच्छा करेंगे जो बचपन में जिन्होंने कुछ अद्भुत कार्य करके दिखलाया है। यह हमारे समाज को ग्रसित किया हुआ रहता है और जिससे हम अधिकांश बच्चे जिनके जीवन में, जिनके बालपन में कोई विलक्षण चीज नहीं दिखाई देती है, हम उससे अपना ध्यान हटा लेते हैं, हम अपने उससे ऊर्जा हटा लेते हैं, हम उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम मान बैठते हैं कि विलक्षण बच्चा ही आगे जाकर कुछ करेगा। यह एक बचपने के साथ इस तरह की मानसिकता, इस तरह की रूढ़ी बचपने के संदर्भ में विनाशकारी है। आपने दूसरी कहावत भी सुनी होगी कि कल्चर किस प्रकार हमारी मानसिकता को गढ़ता है, और वो कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अब
ये जो सिद्धांत है वो समाज में हमारे बच्चों के साथ बड़ा अन्याय करता है, उन बच्चों के संदर्भ में जिनका बचपन बहुत साधारण दिखाई देता है। आप देखते हैं कि इसके चक्कर में आकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महानता हासिल की, ऊंची उपलब्धि हासिल की, अब वो वैधता लेने के लिए कि भाई आखिर वो यहाँ आखिर बड़े बने हैं, ऊंचे पद पर आए हैं, ऊंचे ओहदे पर आए हैं, ख्याति है, नाम है, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, तो जानबूझकर बीच में छेपक की तरह, जोड़ की तरह अपने बचपने की कहानी फैलाने लगते हैं कि उनके बचपन में उन्होंने ऐसा विलक्षण कार्य किया, वैसा विलक्षण कार्य किया। इस तरह के मानसिकता के शिकार होकर कई लोग अपनी बायोग्राफी में भी अपने बचपने को विलक्षण बनाने के लिए बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं। इस तरह से यह एक तरह का झूठ भी फैलता है, एक तरह की वैधता का दबाव भी बनता है, और सामान्य बचपन जिसका दिखाई देता है उसमें हम उनको विकास करने में, उनको बढ़ाने में, उनकी शिक्षा दीक्षा में हमारे प्रयास को कम कर देता है। अतः इस तरह का जो विचार है विलक्षण बचपने का, वह बहुत अन्यायपूर्ण है हमारे बचपने के लिए। अब जो कहानी आप सुनेंगे जो कि नागेश भट्ट की है, उनका जो बचपन है वह इस रूढ़ी, यानी कि कौन सी रूढ़ी, वह रूढ़ी की जिसमें बचपना विलक्षण होगा, जिसका वही उच्च श्रेणी प्राप्त करेगा, वही कुछ अर्जित करेगा, वही कुछ अद्भुत प्राप्त करेगा, इस रूढ़ी को तोड़ता है। क्योंकि नागेश भट्ट का बचपन बहुत साधारण था। 16 बरस की अवस्था तक तो उन्होंने गाय चराया, दूध निकाला और पहलवानी की, बहुत सौष्ठवपूर्ण शरीर था। लेकिन आगे चलकर ये भारत की ज्ञान परंपराओं में से 10 ज्ञान परंपराओं में वह शिखर प्राप्त किया, वह अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की, वह अधिकारिता ज्ञान में प्राप्त किया, जिसके रचनाओं के नाम से युग को पहचाने जाना लगा। अत्यंत मामूली जीवन और अत्यंत मामूली बचपन वाले नागेश भट्ट की कहानी, जिन्होंने ज्ञान में बहुत उपलब्धि प्राप्त की, एक सूत्र देता है, और वह सूत्र यह है कि हर होनहार बिरवान के होत न चीकने पात, यानी हर सपूत के पांव पालने में नहीं दिखते। श्रम साध्य होकर, बहुत श्रम लगाकर, मेहनत करते हुए आदमी अपने शिखर पर प्राप्त कर सकता है। इसलिए बचपने को इस वर्गीकरण से बाहर निकालिए कि कुछ बच्चे विलक्षण होते हैं और वही जाकर आगे बड़ा काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे साधारण होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि साधारण ही रह जाते हैं जीवन भर। इस मिथक को यह कहानी चुनौती देता है। घनघोर अपमान को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर देने की कला। दोस्तों, आपका भी अनुभव रहा होगा और सूचनाएं भी मिलती होंगी अखबारों के जरिए, विभिन्न मीडिया के जरिए, कि अच्छे से अच्छे विद्यार्थी जिनका जरा सा अपमान हुआ और उस अपमान से वो इतने बिलबिला उठे, इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया, अति पर चले गए। कई बार जातीय अपमान की वजह से भी ऐसा होता है, जो कि कई बार असहनीय होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जरा जरा सी अपमान पर लोग जो हैं अपना आपा खो देते हैं, और प्रतिहिंसा में, यानी कि जिसने अपमान किया उसको शारीरिक हानि पहुंचाने के अति पर भी चले जाते हैं, और या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये होता है अगर आपके पास अपने अपमान के अलावा आपके पास उच्च कोई उद्देश्य न हो, उच्च लक्ष्य न हो, तब आप अपमान को ही अपने पूरे अस्तित्व के साथ मिलाकर उसके समान बना देते हैं। लेकिन ये जो कहानी है नागेश भट्ट की, वो कुछ और ही कहती है। नागेश भट्ट 16 बरस की उम्र तक गाय चराते रहे, दूध निकालते रहे, पहलवानी करते रहे। एक बार उनको एक शौक आया कि अपने शहर में होने वाले विद्वानों की सभा में वो बैठें, और इसलिए उस समय के प्रचलित वस्त्र को धारण करके, जो विद्वानों के लिए माना जाता था, वो जाकर वहां बैठ गए विद्वानों की सभा में। पर छुप कैसे सकते थे, सो विद्वानों ने उन्हें पहचान लिया
और उस समय की न्याय प्रणाली के अनुसार, यानी कि विद्वानों की सभा में कोई अगर स्वांग करता हुआ, उसका नकल करता हुआ विद्वानों की बैठ जाए, तो उस न्याय के अनुसार, जैसे चंद्राधर न्याय कहा जाता है, उसका गला पकड़कर धकियाते हुए और अपमानजनक शब्दों से छीलते हुए बाहर कर देना चाहिए। उसी न्याय के तहत नागेश भट्ट को भी अपमानित करते हुए, गला पकड़कर धकियाते हुए सभा से बाहर कर दिया गया। पर नागेश भट्ट इससे विचलित नहीं हुए। नागेश भट्ट ने प्रतिहिंसा नहीं की। नागेश भट्ट किसी मानसिक अवसाद में, डिप्रेशन में नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया और इस अपमान को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दिया। भीष्म प्रतिज्ञा ही नहीं, ज्ञान की प्रतिज्ञा भी। दोस्तों, आपने सुना होगा भीष्म ने अपने हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए, अपने फादर को, अपने पिता को वचन निभाने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और चहुओर से सुरक्षित देखने की हस्तिनापुर को, और बिना सुरक्षा देखे अपना प्राण न त्यागने की। और बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगा, जब तक कलेक्टर न बन लेता हूँ, अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं जला लेता हूँ, तब तक ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा, जब तक से मैं इस इलाके में सबसे ऊंचा मकान नहीं बना लेता हूँ, तब तक मैं ऐसे रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप देखते हैं कि ये सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं और प्रतिज्ञाओं का अधिकांश भौतिक लाभ के लिए, लेकिन ये एक अलग प्रतिज्ञा थी नागेश भट्ट ने जो की थी। नागेश भट्ट ने अपने अपमान को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हुए एक प्रतिज्ञा ली, और वह प्रतिज्ञा यह थी कि शरीरम पातयामि वा पंडिताग्रत्वम धारयामि वा, यानी कि पंडितों के, विद्वानों के अग्रिम पंक्ति में बैठने के काबिल बना लूंगा, और नहीं तो यह शरीर गिरेगा, दोनों में से एक ही हो सकेगा। शरीर है तो मैं विद्वानों की सबसे अगली पंक्ति में ही बैठूंगा और इसके बगैर मानूंगा नहीं। तो ऐसा करते हुए उन्होंने एक ज्ञान की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा के तहत वाराणसी में ही वो बागेश्वरी देवी की साधना करने लगे, और बागेश्वरी देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम किसी योग्य गुरु के पास जाओ और उनके पास विद्या अध्ययन करो, और मेरे आशीर्वाद से जिस जिस विद्या परंपरा में तुम अध्ययनशील होगे, और उसमें बहुत शीघ्र ही तुम ऊंची श्रेणी प्राप्त करोगे, निष्णांतता प्राप्त करोगे, अधिकारिता प्राप्त करोगे। इस आशीर्वाद से प्रेरित होकर वो फिर अपनी ज्ञान साधना में लग गए। नागेश भट्ट की रचना स्थली कौन सी थी? वाराणसी में ही सिद्धेश्वरी महालय था, और सिद्धेश्वरी महालय के साथ लगा हुआ कश्मीरी व्यायामशाला था, और उसके साथ लगा हुआ एक महाजन का घर था। उसी के पास इनका, नागेश भट्ट का घर था, और वहां उन्होंने अपनी रचनाओं को साधना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्ञान की 10 अलग अलग परंपराओं में बहुत सारे श्रेष्ठ रचनाओं को जन्म दिया। बतौर शिक्षक या अभिभावक या दोस्त, आपका भी अनुभव रहा होगा कि आजकल पठनशीलता, पढ़ने में उद्यम, मेहनत लगाना और बार बार उसकी साधना करने का धीरज और उसके संबंध में विश्वास लोगों का कम होते जा रहा है। अगर आप 50 पेज का 20 पेज की कोई रचना दें, तो उसको समझने के लिहाज से, अच्छी तरह उतारने के लिहाज से आदमी कितनी बार पढ़ेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसके बाद अगर आदमी उसको फिर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो अगला प्रयत्न नहीं करेगा।
वो चैट जीपीटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चला जाएगा और उसका संक्षेपण मांगेगा। लेकिन नागेश भट्ट की कहानी कुछ और ही कहती है। आप जानते हैं कि संस्कृत का महान ग्रंथ व्याकरण का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने जिसको रचा था, और उसको समझाने के लिए महर्षि पातंजलि ने भाष्य लिखा जो कि 84 वॉल्यूम में है। और नागेश भट्ट ने इस ग्रंथ को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए अपने गुरु मुख से 84 वॉल्यूम के इस ग्रंथ को 21 बार तो गुरु के मुंह से सुना। खुद कितना अध्ययन करा होगा इसका अंदाजा नहीं। इससे पता चलता है कि नागेश भट्ट अध्ययन को लेकर कितने अनुरागी थे और कितने तपस्वी और कितने जुझारू थे। आज के समय में नागेश भट्ट का ज्ञान के प्रति यह प्रयास, यह प्रयत्न, यह शिक्षा देती है कि आप बहुत जल्दीबाजी में न पड़ें, तुरंत निष्कर्ष पर न पड़ें, बल्कि उस ग्रंथ के साथ, टेक्स्ट के साथ लगातार उद्योगशीलता के साथ लगे रहें। नागेश भट्ट लगातार शास्त्रों में लगे होने के कारण, शास्त्रों के अध्ययन में अध्ययनशील होने के कारण लगातार निर्धन होते गए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको महत्व दिया नहीं। तो उनकी दरिद्रता का खबर सुनकर श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। यह वचन सुनकर नागेश भट्ट ने पास पड़े हुए एक भग्न मतलब टूटे हुए पांडुलिपि को सामने करते हुए कहा कि इसका एक अर्थ साध नहीं रख पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इसकी मदद करेंगे? श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह ने कहा कि भैया, सरस्वती पुत्र ही कोई आपकी ऐसी मदद कर सकता है, मैं तो केवल अर्थ की मदद के लिए, पैसे की मदद के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फिर तो आप हमारी पत्नी से मुलाकात कीजिए। पत्नी के पास जब वो गए तो नागेश भट्ट की पत्नी ने कहा कि हमारे पास 1 महीने तक चलने के लिए धान रखा हुआ है, तो हमें न धन की जरूरत है न धान्य की जरूरत है। विद्वता की ऐसी जगह देखकर, ऐसा त्याग देखकर, ऐसे पति पत्नी को देखकर श्रीरंगपुर के राजा राम सिंह को ये लगा कि मैं इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेता हूँ, और उन्होंने उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। बाद में उन्होंने यह भी सोचा, और जैसा कि उन्होंने किया भी, कि उनके तमाम रचनाओं का मुद्रण करवाया जाए, और उन्होंने करवाया, और 100 रुपया प्रति मास के हिसाब से उनको एक वृत्ति भी प्रदान की। सामान्य तौर पर आप जब किसी दुविधा में, किसी संकट में, उलझन में पढ़ते हैं तो आप किसकी सुनेंगे? या तो आप अपने अभिभावक की सुनेंगे, शिक्षक की सुनेंगे, या कोई पद में, ओहदा में, ज्ञान में, धन में, ख्याति में बड़ा हो उसकी सुनेंगे। लेकिन नागेश भट्ट की कहानी कुछ और है। नागेश भट्ट अपने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं वाराणसी से बाहर जाकर कुछ पैसे कमाऊं, और वो पहुंच गए गंगा तट पर। पैसे तो थे नहीं। उन्होंने नाविक से कहा, हे नाविक, क्या मुझे गंगा उस पार पहुंचाओगे? लेकिन मेरे पास पार उतराई के लिए आपको देने के लिए कुछ है नहीं। नाविक ने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप नागेश भट्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ। कह रहा, आप जैसे विद्वान को काशी जैसी नगरी छोड़कर, जो कि विद्वानों की नगरी है, कहीं जाने की जरूरत ही क्यों है? आप काशी में ही निवास करें और विद्या अध्ययन जारी रखें। उनकी बात सुनकर नागेश भट्ट लौट आए बनारस में, अपने पुराने आवास पर फिर से अपने विद्या अध्ययन को जारी किया। ऐसे व्यक्ति की जो नाविक की बात सुनकर अपने निर्णय को बदल ले, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए विद्वता नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए एक ग्रहणशील मन। जो ग्रहणशील मन विचार और उसमें सार देखकर अपना फैसला लेता हो, ओहदा देखकर, पद देखकर और किसी तरह की प्रतिष्ठा देखकर निर्णय नहीं लेता हो। संसार का सन्यासी। आप अगर कल्पना करें कि आपके शहर में एक ऐसा समागम हो रहा हो, एक ऐसा कॉन्ग्रेगेशन हो रहा हो जिसमें आपके देश की, अपने जगह की तमाम जो विशिष्ट लोग हैं वह आ रहे हों, राजनीतिज्ञ आ रहे हों, कलाकार आ रहे हों,
हर क्षेत्र के श्रेष्ठतम व्यक्ति आ रहे हों और वैसे कार्यक्रम में जो आयोजक है वह ससम्मान आपको बुलाए और बहुत प्रेम पूर्वक विनीत होकर आपको बुलाए, जहां आपको उम्मीद हो कि आपका ओहदा और रसूख बढ़ेगा, ऐसे लोगों से संपर्क होगा, तो आप वहां जाएंगे या नहीं? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि रसूख बढ़ेगा, ओहदा बढ़ेगा, मौके मिलेंगे। ऐसा लेकिन नागेश भट्ट के साथ नहीं हुआ। नागेश भट्ट ने ऐसा नहीं किया। 1742 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया। जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ कोई आसान काम नहीं होता और 1 बरस में, 2 बरस में, 6 बरस में, 12 बरस में होने वाली घटना नहीं है, ये बरसों बरस में होती है। जयसिंह ने, जयपुर के राजा ने बहुत सम्मान देकर, विनीत होकर नागेश भट्ट को उस महासभा में आने का आमंत्रण दिया, लेकिन नागेश भट्ट ने मना कर दिया। उनको ओहदा नहीं चाहिए था, उनको रसूख नहीं चाहिए था, उनको संपर्क नहीं चाहिए था, संपर्क से मिलने वाले अवसर नहीं चाहिए था, क्योंकि वह ज्ञान में लगे हुए थे और ज्ञान की साधना भग्न नहीं हो, ज्ञान की साधना टूटे नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं हो, कोई विघ्न नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। यानी कि अब मैं इस क्षेत्र से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। क्षेत्र संन्यास का लाभ उठाते हुए, समय और फुर्सत का लाभ उठाते हुए विद्या अध्ययन करूंगा। यह एक ज्ञान का सन्यासी होने का परिचायक है। ज्ञान में दधीची ऋषि हो जाना। आपने ये तो सुना होगा कि जब देवताओं और असुरों की लड़ाई हो रही थी एक बार, तो असुर किसी भी तरीके से हार नहीं रहे थे, तो देवताओं को सलाह दिया गया कि आपको एक असरकारी अस्त्र चाहिए और वह अस्त्र आपको दधीची ऋषि के हड्डियों से बनाना होगा। देवता गए दधीची के पास, दधीची ने उनके महान उद्देश्य को समझा और अपने शरीर को जीते जी छोड़ दिया और उनकी हड्डी से बना जो अस्त्र, जिसको कि वज्र कहते हैं, और इंद्र का जो अस्त्र बना, उसके सहारे देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। ये तो एक कहानी है, लेकिन ज्ञान में दधीची होने की कहानी एक अलहदा है, जो कि नागेश भट्ट की है। नागेश भट्ट ने कैसे अपना शरीर ज्ञान के लिए होम कर दिया। कथा यह है कि नागेश भट्ट 16 साल तक आप जानते हैं कि वो पहलवानी करते रहे। उनका शरीर सौष्ठवपूर्ण था, काफी सुंदर था, लेकिन लगातार ज्ञान में लगे रहने की वजह से शरीर कमजोर पड़ता चला गया और शरीर झुकता चला गया। और कहते हैं कि उनके पीठ पर एक बड़ा सा गुम्मड़ निकल आया, जिसकी वजह से वह टेक नहीं ले पाते थे और रचना करने के लिए, लंबे समय तक बैठने के लिए शरीर को टेक की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने अपनी रचना को बंद नहीं किया और उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया गुम्मड़ के आकार का, और गुम्मड़ को उस दीवार में लगाकर फिक्स करके और दीवार के सहारे बैठकर रचना जारी रखा। यह है ज्ञान में तपस्वी हो जाना और शरीर को बहाना न बनाना कि रचना में, विद्या अध्ययन में, उपलब्धि के मार्ग में शरीर अब क्या कर सकता हूं, मैं शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। यह एक तरह का ज्ञान में दधीची हो जाना है। लोग पूरा जीवन लगाकर ज्ञान की एक परंपरा में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाते। अधिकारिता करने की तो बात दूसरी है, लेकिन नागेश भट्ट ने अपने एक जीवन में, जिनका बचपन बहुत मामूली था, वही मामूली बचपन वाला नागेश भट्ट जीवन में असाधारण विद्वता हासिल किया और ज्ञान की, भारतीय ज्ञान की 10 अलग अलग परंपराओं में उच्चतम शिखर हासिल किया। व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, धर्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, वेद व्याख्यान, वेदांत संबंधी ग्रंथ, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, पुराण संबंधी ग्रंथ और व्याकरण शास्त्र, ये सब ज्ञान की परंपराएं थीं जिसमें उन्होंने उत्तम रचनाएं संसार को दी। उनके कृतित्व को, उनकी रचना को सामने लाने के लिए कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र में 1-2 ग्रंथ नहीं लिखा, 20 ग्रंथ लिखा।
साहित्य शास्त्र में 9, धर्म शास्त्र में 22, तर्क शास्त्र में 2, वेद व्याख्यान में 2, वेदांत संबंधी ग्रंथ 1, सांख्य शास्त्र में 1, योग शास्त्र में 2, तंत्र शास्त्र में 4 और पुराण संबंधी 2 ग्रंथों की रचना की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, स्फोटवाद, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा इनके शिखर ग्रंथ माने जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक शाम पुरखे के नाम इस श्रृंखला के तहत नागेश भट्ट की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, उत्प्रेरक लगी होगी। आप ऐसे किस और पुरखे के नाम से कहानी जानना चाहते हैं, कृपया उनका जिक्र करें कमेंट में, और कभी कभार लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे आपके दोस्त राघवेंद्र प्रपन्न की हिम्मत बढ़ती है। मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में किसी अगले पुरखे के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। सब बखैर।